जैसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। जब मैं कह रहा हूं अपनी, इसका मतलब मैं अपनी भी शामिल कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं 30 मार्क खाऊं और आप 20 मार्क खाएं, बराबर ही हम सब लोग हैं, ठीक है। हम सबके जीवन का सामान्य तरीका क्या है कि हम सबके कुछ लोग दोस्त हैं, कुछ दुश्मन हैं। और दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं है। जो आज दोस्त है कल को दुश्मन हो सकता है, और जो परसों दुश्मन था आज पक्का दोस्त भी हो सकता है। और ऐसा जीवन में होता रहता है कि 4 दिन आप जिसके साथ इतने अच्छे दोस्त थे, उसके बिना खाना नहीं खाते थे, आज अगर मिल जाए उसे खाने में जहर मिला दें आप, क्योंकि ऐसा संबंध बिगड़ चुका आपका उसके साथ, और पहले खराब था, अब दोस्ती हो गई किसी से, ये भी होता ही है। तो हम सब क्या करते हैं, जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग जीवन जी रहे हैं। कुछ के साथ हमारा मन मेल खाता है, कुछ के साथ नहीं खाता है, और बाकी हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट है, उनसे हमें फर्क ही नहीं पड़ता। कोई है तो है, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो कुछ के साथ अच्छे भाव, कुछ के साथ बुरे भाव, इसी तरह चलते रहते हैं। इसी को जीना कहते हैं। और जिस ज्ञान नहीं चल रहा है, सुनो पूरी बात को, मुझे लगा कोई बोला सही बात है ना। जो भी भाई ज्ञान नहीं चल रहा है, थोड़ा निबंध को समझा रहा हूं, निबंध समझ लो, ये बाबा टाइप मामला नहीं हो रहा है कि सही बात है ना। कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझो क्या कहना चाह रहे हैं। पता लगा मुंडी हिलनी शुरू हो गई, कल से भगवा चोला पहन के आना शुरू कर दिया, वो सब नहीं चलेगा यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सारा चलता है भावनाओं के क्षेत्र में, सहयोग और असहयोग वाला मामला, ये जिस भूगोल में चलता है उसी को हम जगत कह देते हैं, संसार कह देते हैं। और संसार में हर प्राणी की स्थिति यही है। अब वो कह रहे हैं कि दिक्कत यह है कि जब तक हमारी चेतना निम्न स्तर पे है, तब तक हम अपने आप को सबसे भिन्न मानते हैं, पृथक, मैं, अहम का भाव। ये ईगोइज्म जो है, ये बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, बाद में धीरे धीरे कम होता है, लेकिन तब भी रहता है। और ईगोइज्म का मतलब है कि दुनिया में जो कुछ भी हो उसको इस रूप में देखना कि मेरे लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है। जैसे बरसात का मौसम आया, अब डेंगू का सीजन आएगा, और कोई डॉक्टर बहुत खुश है, कह रहे डॉक्टर साहब बधाई हो, डेंगू आ रहा है, टीवी पे खबर आई 2 केस आ गए हैं, बस अब अगले 2 महीने जम के काम कर लो, फिर साल भर ऐश करना। अगर किसी डॉक्टर को डेंगू होने के नाम से खुशी होने लगे, तो इसका मतलब है कि अपना स्वार्थ इतना हावी हो चुका है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके स्वार्थ के लिए कितने लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी ऐसी चीज में हमें सुख होने लगे जो दरअसल लोक दुख से जुड़ी है, तो चिंता की बात है। और जब तक व्यक्ति ऐसा रहता है, बात केवल डॉक्टर्स की नहीं है, हर प्रोफेशन में ऐसा हो सकता है, हर प्रोफेशन में। जैसे कोई वकील है जो शादी करवाना और तलाक करवाने का काम करता है, ये वाला केस देखता है, और उसने रिपोर्ट पढ़ी कि भारत में तलाक की दर 20% बढ़ी पिछले 1 साल में। बधाई यार वकील साहब, बहुत बढ़िया, अपना बिजनेस 20% बढ़ेगा अब, क्योंकि तलाक बहुत तेज बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसा ही बढ़ता रहे, मजा आ जाए। अब उसको इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा कि इससे समाज की क्या स्थिति बनेगी। उसको लग रहा है कि बस केस आते रहें और मेरा काम चल जाए। किसी भी व्यवसाय में, किसी भी जीवन में, जैसे विद्यार्थी जीवन में ही आपको कंपटीशन एक व्यक्ति से है, एग्जाम के 1 दिन पहले उससे एक्सीडेंट हो गया, अगर भगवान ही चाहता है कि मैं टॉप करूं, ठीक ही हुआ, अगले साल देगा एग्जाम। अगर मन में ऐसे भाव आने लग जाते हैं, या जिससे आपको कंपटीशन है उसकी मौत होगी, बाई चांस मौत हो गई, और आपके मन में अगर खुशी का भाव आ गया इस बात को लेकर, 1 सेकंड के लिए भी अगर आ गया, तो शुक्ल जी उसी और संकेत कर रहे हैं कि इस संघर्ष में हम लोग खुद को दुनिया से अलग समझते हैं, एकदम पृथक अनुभूति कि मैं हूं। और इस पूरी दुनिया की हर घटना की व्याख्या मैं इस हिसाब से करूंगा कि मेरे फायदे में है या मेरे नुकसान में है। ये जो है, ये क्षुद्र स्थिति है, बद्धावस्था है, बंधन की अवस्था है। लेकिन जब व्यक्ति इन चीजों से मुक्त हो जाता है, मैं के भाव से मुक्त होकर यह महसूस करने लगता है कि इस संपूर्ण जगत के अनंत हिस्सों में एक हिस्सा मैं भी हूं, कोई पृथक सत्ता नहीं है, संसार के एक अंश के रूप में मैं हूं।
तब उसके मन में ये स्वार्थ भावना खत्म होने लगती है और अपने स्वार्थ से इस तरह की मुक्ति, इसको बोलते हैं मुक्तावस्था, मुक्त हो जाना। तो मुक्ति दरअसल किस चीज से मुक्ति है? अपने स्वार्थ से, अपने संकुचित क्षुद्र हितों से मुक्ति है, उसको बोलते हैं मुक्तावस्था। आत्मा की मुक्तावस्था को कहते हैं मोक्ष। जैसे आत्मा मुक्त होती है, शंकराचार्य को ध्यान रखिए, वैसे हृदय भी मुक्त होता है। आत्मा की मुक्तावस्था होती होगी ज्ञान मार्ग से, जैसे शंकराचार्य करवा रहे थे, पर हृदय की जो मुक्ति होती है वो उस तरीके से नहीं होगी। वो कैसे होगी? हृदय की इसी मुक्ति के लिए हमारी वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यानी कविता वह शक्ति है, वह शब्द विधान है जो बद्ध हृदय को मुक्त करने का प्रयास करता है। और चूंकि इससे हमारा हृदय मुक्त होता है, इसका मतलब मुक्ति तक पहुंचने का मार्ग ये भी है। और इसलिए हम कविता को भाव योग कहते हैं और ज्ञान योग और कर्म योग के समकक्ष मानते हैं। ज्ञान योग से क्या होता था? आत्मा मुक्त हो जाती थी। कर्म योग से भी लोग मानते हैं कि इससे हमारी चेतना मुक्त हो जाती है, मोक्ष मिलता है। कर्म योग ज्ञान योग की टक्कर में कह रहे हैं एक और योग है भाव योग। भाव योग है कविता, क्योंकि भाव योग पर चलकर हमारी भावनाएं, हमारा हृदय मुक्त हो जाता है, बंधन में नहीं रहता है। हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगह नहीं। आप चारों इस भाव से बैठे कि जैसे सन्नाटा पसर गया है, एकदम बड़ा खौफनाक हादसा कोई हो गया हो जीवन में। जैसे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है। तो जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ एक रियल कहानी है, और मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों को लेकर, आपको लेकर वही रहती है। मैं जब भी कोई कहानी सुनाता हूँ, नाम, जगह, वो सब बदल देता हूँ ताकि किसी की प्राइवेसी पर हमला ना हो। सबकी राइट टू प्राइवेसी है ना। एक बच्चा था जिसको मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्टिक बच्चा, म्यूजिक का उस्ताद। उसके घर में लगभग सब लोग म्यूजिक के उस्ताद थे। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, हर चीज में अच्छा, पढ़ने में भी ठीक, बढ़िया। और जब हम स्कूल में थे, वो मेरी क्लास में तो नहीं था, थोड़ा सा अलग क्लास में था, पर स्कूल में बहुत पॉपुलर था बीइंग इनटू म्यूजिक। आई वाज इन डिबेटिंग, ही वाज इनटू म्यूजिक। और बाद में उसने हमारा स्कूल छोड़ भी दिया कुछ समय के बाद, फिर वो कहीं और चला गया, फिर हमारा मिलना नहीं हुआ। उस समय ना तो व्हाट्सएप था ना यूट्यूब था, तो बाद में मिलने का स्कोप भी नहीं रहता था। जो एक बार चला गया वो चला ही जाता था उस समय। अब तो बच्चे जिंदगी भर दोस्त रहते हैं। फिर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, ग्रेजुएशन कर चुका था, उसके बाद अचानक मुझे एक बचपन का दोस्त मिला जिसने मुझे एक इंटरेस्टिंग क्या, डेवास्टेटिंग बात बताई। तो बात चल रही थी कि स्कूल के दोस्त कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो बातों बातों में उसका जिक्र भी आया। तो मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा, मैंने कहा वो तो बॉम्बे चला गया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया होगा। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? मैंने कहा नहीं। उसने कहा यार वो जेल में है, एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। मैंने कहा जेल में क्यों है? बोले सच में नहीं पता। मैंने कहा सच में नहीं पता मुझे। बोले वो ग्रेजुएशन करने के लिए जब गया तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी थोड़ी संगति खराब हो गई। बैड कंपनी जिसको हम बोलते हैं, जो इस उम्र में अच्छी लगती है, वही वाली। तो कॉलेज लाइफ में थोड़ी बहुत बैड कंपनी सबकी होती ही है, हल्की फुल्की होती है, एक सामान्य बात है। अच्छा, बच्चा बच्चा ना रहे ये भी तो अच्छी बात है ना। थोड़ा बचपन तो जीना भी चाहिए, थोड़ा शरारतें करनी भी चाहिए। पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है कि ज्यादा हो जाता है। उसके साथ ऐसा हुआ। उस सब प्रोसेस में उसको ड्रग्स की आदत लग गई। और ड्रग्स एक ऐसी चीज है, एडिक्शन ऐसी चीज है कि उसमें वन वे रास्ता होता है, टू वे नहीं होता है। आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। मतलब 1000 लोग जाएंगे तो उनमें से एक आध वापस आएगा, वो भी इतनी मुश्किलों से जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
आई हैव सीन मैनी सच केसेस। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरे कई दोस्त ऑफिसर से, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ बताते हैं मैंने ऐसे लोगों को देखा है 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन से बाहर आने, कि नहीं आ पा रहे, खत्म हो गए हैं। उस बच्चे को ड्रग्स की आदत पड़ गई कॉलेज में जाके, पेरेंट्स को पता ही नहीं था। तो जब पेरेंट्स को भनक लगी तो उसको दबाव बनाया कि तुम घर आ जाओ। अब वो जिस कंपनी में था, दोस्तों वाली कंपनी में, वहाँ अब ड्रग्स बहुत महंगे होते थे, पैसे घर से बहुत कम आते थे, जितने पैसे एक मिडिल क्लास फैमिली दे सकती है। अब वो घर से ज़्यादा पैसे मांगने लगा, पैसे मिलते नहीं थे, उसको अपने ही घर के लोगों पर गुस्सा आने लगा। तो एक बार वो अपने घर आया हुआ था छुट्टियों में, और वहाँ भी वो कुछ कुछ करता रहता था। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो, और एक दिन इस बात पे झगड़ा बढ़ गया। भैया पेरेंट्स की चिंता समझेंगे आज से 30 साल बाद, जब आपके बच्चे इस एज में होंगे ना, आपकी नानी मर जाएगी उस समय। नानी मरना एक मुहावरा है, इसका मतलब बहुत चिंता में रहेंगे उस समय आप। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एक झगड़ा हुआ, क्योंकि जो एडिक्शन के शिकार हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता है। यहाँ तक कि जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक एक लेवल से ज़्यादा कर लें तो दिमाग कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है। ड्रग्स में तो ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और आधी रात को उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली के 5 लोगों का मर्डर कर दिया। मर्डर। उसने खाने में जहर मिलाया, लगभग सब लोग उससे मर गए। एक मेंबर नहीं मरा क्योंकि उसने खाना खाया नहीं उस दिन, तो उसको उसने अलग से मारा। और ये बात है जब उसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी, या 19 के आसपास रहा होगा। उसके बाद वो जेल गया। मुझे उसके बाद से पता ही नहीं कि क्या हुआ, फांसी हुई या उम्र कैद हुई या क्या हुआ, ना तो मुझे पता है, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में। मैं उसका नाम हम सब जानता हूँ, एंड 1-2 क्लास स्कूल में ऐसी थी कि वो हम आसपास थे, जानते थे, पहचानते थे एक दूसरे को। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये होती है बच्चों को लेकर कि किसी भी गलती से वो ड्रग्स में ना चले जाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कुछ भी कर लेना, ये मत करना। बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पे जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक शायर ने कहा है, बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, राह शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े थे। बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मेरी मंजिल जिंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहाँ चला गया? सिर्फ एक गलती हुई थी और उस एक गलती ने कहीं का नहीं छोड़ा।